अध्याय 111 अंतिम विनती। बाबा जी ने अपने जीवन काल में हर पक्ष से बहुत संयमित जीवन व्यतीत किया। आप जी अधिक फैलाव से हमेशा संकोच करते, पर आप जी की ओर से देश विदेश में नाम की खुशबू बांटने और पंथ प्रति की गई सेवाओं के फलस्वरूप प्रत्येक गुरु नानक नाम लेने वाला आप जी की शख्सियत यानी व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हो गया। जो प्राणी बाबा जी के शारीरिक दर्शन नहीं कर सका, अब उसके मन में एक खिंचाव यानी आकर्षण था कि अगर हम उस महान आत्मा के शारीरिक दर्शन नहीं कर सके तो उस स्थान की धूल जरूर प्राप्त करें जिस स्थान पर बैठकर उन्होंने बेअंत नाम सिमरन किया, जिस नाम सिमरन के फलस्वरूप सिक्खी की महक देश विदेश में फैली है। और उस समागमों में जरूर हाजिरी भरें जिनमें बाबा जी संगत के प्रभु चरणों से जुड़ने के लिए प्रेरणा और अवसर प्रदान करते रहे हैं। समागमों पर अपार संगत एकत्रित होने लग पड़ी। सतगुरु जी की प्रेरणा और संगत के उद्यम से बाबा जी ने अपने समय जो एक 60 बाई 40 फुट का एक बड़ा हॉल कमरा सतगुरु जी के प्रकाश के लिए और संगत के रहने के लिए जो 20-22 कमरे बनवाए थे, सतगुरु जी की अपार कृपा और महापुरुषों के बख्शिश की हुई प्रेरणा के कारण अब उसमें बढ़ोतरी होने लगी है। 2 वर्ष के भीतर ही 42 कमरे और अमृत संचार हेतु एक बड़ा हॉल बन गया। महापुरुषों के नाम सिमरन की बदौलत तथा सतगुरु जी की रहमत से अब तक गुरुद्वारा साहिब में संगतों के ठहरने के लिए 400 से ऊपर कमरे यानी पाखाना बाथरूम सहित तैयार हो चुके हैं। संगतों को लंगर छकाने के लिए 120 बाई 120 का हॉल और बरामदा तैयार हो चुका है। गुरु कृपा से 8 पहर लंगर निरंतर चलता रहता है। लंगर हॉल और लंगर पकाने वाले स्थान के बीच प्राकृतिक रंग मनाने के लिए एक छोटी पार्क तथा फव्वारा लगाया गया है। लंगर हॉल के ऊपर 120 बाई 120 के बड़े हॉल में सिख अजायब घर स्थापित किया गया है, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी से लेकर अब तक के सिख इतिहास से संबंध 375 फोटोग्राफ लगाकर तस्वीरों के माध्यम से सिख इतिहास अंकित किया गया है। इसी अजायब घर के भीतर एक 30 बाई 30 का डार्क रूम यानी श्याम कक्ष बनाकर उसमें सिख इतिहास को दर्शन करने के लिए नक्शे और सामाजिक कुरीतियों से लोगों को जागृत करने हेतु प्रोजेक्टर तथा पर्दा यानी स्क्रीन लगाकर स्थायी ऑडिटोरियम स्थापित कर दिया गया है तथा साथ ही शाम के वक्त गांव में जाकर सिख इतिहास, सामाजिक कुरीतियों और नशों के बुरे प्रभाव से परिचित करवाकर समाज में जागृति लाने हेतु चलते फिरते ऑडिटोरियम की गाड़ी में ही व्यवस्था की गई है। इस नई तकनीक द्वारा प्रचार कर कार्य चल रहा है। इसी अजायब घर के ऊपर 6 बड़े हॉल अमृत संचार तथा अखंड पाठों के लिए तैयार हो चुके हैं। गुरुद्वारा साहिब के भीतर 2 डिस्पेंसरियां यानी एक होम्योपैथिक और एक एलोपैथिक सन 2000 ईस्वी से निःशुल्क चल रही हैं, जहां कोई पर्ची शुल्क भी नहीं वसूला जाता। प्रत्येक वर्ष आंखों के ऑपरेशन का एक विशाल कैंप अक्टूबर मास में लगाया जाता है, जिसमें 700-800 दृष्टि रोगियों की विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑपरेशन करवाकर निःशुल्क लेंस लगवाए जाते हैं। सारा खर्च गुरु घर की ओर से ही किया जाता है। इसी सेवा को सारा साल चलाए रखने के लिए गुरुद्वारा साहिब के भीतर ऑपरेशन थिएटर तथा चेकअप रूम बनाकर साथ ही 16 कमरे रोगियों के ठहरने हेतु दिए गए हैं। इस ऑपरेशन थिएटर के प्रत्येक मास रोगियों की आंखों के ऑपरेशन करके लेंस लगाने की कार्य आरंभ हो चुका है और अत्यंत सफलता के साथ केवल सेवार्थ यानी चैरिटेबल रूप में चलाया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब की ओर से गुरमत प्रचार हेतु तथा समाज में आने वाले पतन की ओर लोगों की परिचित करवाने के लिए 18 विषयों पर बड़े आकार की पुस्तकों और पंफलेट के रूप में साहित्य छपवाकर निःशुल्क बांटा जा रहा है। इनकी देखभाल और सुरक्षा हेतु 25 बाई 52 के हॉल की पब्लिकेशन स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार धर्म प्रचार हेतु पुस्तकें तथा पंफलेट अपनी इच्छा अनुसार निःशुल्क ले जा सकता है। गुरुद्वारा साहिब के भीतर ही महापुरुषों की स्मृति में एक बड़ी तथा सुंदर संत बाबा हरनाम सिंह मेमोरियल लाइब्रेरी स्थापित की गई है।
जिसमें 5000 के लगभग पुरातन और नवीन पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन लाइब्रेरी के 350 के आसपास लाइब्रेरी सदस्य बनकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों की परोपकारी विचारधारा के अंतर्गत ही संत बाबा हरनाम सिंह गुरमत संगीत विद्यालय सन 2001 ईस्वी से निरंतर चल रहा है, जिसमें हारमोनियम तथा तबला के द्वारा कीर्तन करने की शिक्षा छात्रों को दी जाती है। साजों तथा कीर्तन की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों और बच्चों की रिहाइश का पूरा प्रबंध है। कीर्तन की शिक्षा के लिए साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का शुद्ध उच्चारण सिखलाने के लिए टकसाली योग्य शिक्षकों की देखरेख में सभी शिक्षकों को गुरबाणी शिक्षा प्रदान की जाती है। कीर्तन तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संस्था के अतिरिक्त 30-40 बच्चे स्कूल में गुरुद्वारा साहिब की तरफ से सांसारिक विद्या भी प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को अपने घर वाला माहौल प्रदान करने का भरपूर प्रयत्न किया जाता है। इन सभी बच्चों के खाने पीने, वस्त्रों, पुस्तकों, कापियों तथा आने जाने का प्रबंध भी गुरु घर की ओर से ही किया गया है। महापुरुषों की याद में होशियारपुर दसूहा मेन रोड से गुरुद्वारा साहिब और गुरुद्वारा साहिब से गांव बहाले और तलवंडी तक 35 स्ट्रीट लाइटें लगवाकर इस मार्ग का नाम संत बाबा हरनाम सिंह मार्ग रखा गया है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 2 जनरेटर खरीदे गए हैं। संतों के लिए चाय दूध की सेवा के लिए सतगुरु जी ने संगत को प्रेरणा देकर बेअंत गायें भैंसें भेज दी, जिनके लिए 3 बड़े छप्पर निर्मित हैं। गुरुद्वारा साहिब के सामने जो 5.5 किले जमीन थी, वह भी खरीदकर लोह लंगर गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहिब के नाम कर दी है। पिछले साल ही गांव बाहले चकबंदी हो रही थी। कुछ प्रेमियों से विनती की गई कि इस स्थान के नाम कोई जमीन नहीं है, जिस कारण पशुओं के लिए हरा चारा बीजने के लिए मुश्किल होती है। इसलिए संगत ने गुरु प्रेरणा से 5.5 एकड़ जमीन लोह लंगर गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहिब के नाम से दान कर दी। यह सब बरकतें उस नाम जप की ही हैं, जिनके प्रति सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का फरमान है कि जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुबारे। माज महला 5वां पृष्ठ 105। सतगुरु जी की ओर से बख्शिश हुक्म के कारण महापुरुषों ने अमृत संचार और गुरसिक्खी प्रचार का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य आरंभ किया था, कुछ नास्तिक लोगों और समय की सरकार ने उसको बंद करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, जिस कारण दास को कई बार जेल जाना पड़ा और अत्यंत शारीरिक तकलीफ का शिकार बनना पड़ा। पर सतगुरु जी की अपार बख्शिश और महापुरुषों का कृपा पूरित हाथ सिर पर होने के कारण गुरुदेव जी ने हर जगह हर प्रकार से प्रत्यक्ष रक्षा की। अमृत संचार जो पहले केवल गुरु पर्वों और अन्य समागमों पर ही होता था, अब हर संक्रांति को सुबह 11 बजे अमृत संचार का प्रोग्राम नियत कर दिया है। हर संक्रांति पर अनगिनत प्राणी गुरु के खंडे बाटे का अमृत छककर गुरु चरणों से जुड़ते हैं। इसके अलावा जिस किसी भी नगर में अमृत अभिलाषी अमृत छकने की इच्छा रखते हो, इस नगर में जाकर अमृत संचार किया जाता है। कई बार तो एक ही दिन 5-6 जगह भी अमृत संचार के लिए 5 प्यारों के जत्थे इस स्थान से जाते हैं। अमृत संचार के लिए 5 प्यारों के जाने के लिए खास तौर पर वैन भी खरीदी गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वृद्ध स्वरूप यानी पुराने स्वरूप सारे इलाके से संभालकर श्री गोविंदवाल साहिब पहुंचाने और श्री अमृतसर साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब के नए स्वरूप लाकर नगरों में अदब सत्कार सहित पहुंचाने की सेवा भी निरंतर जारी है। बाबा जी के समय से चल रहे समागमों के अतिरिक्त अन्य कई नाम सिमरन समागमों में वृद्धि हुई है। नाम अभ्यास कमाई समागम जो अक्टूबर के प्रथम रविवार से अगले रविवार तक चलता था और निरंतर चल रहा है, के अतिरिक्त संगतों की पुरजोर मांग को मध्य रखते हुए सन 2001 ईस्वी से एक अन्य 8 दिनों का नाम सिमरन कमाई समागम अप्रैल के महीने प्रथम रविवार से अगले रविवार तक आरंभ किया गया है, जो गुरु कृपा से निरंतर चलता रहेगा। महापुरुष जी की वार्षिक बरसी प्रत्येक वर्ष 1 से 4 जनवरी को संगत अत्यंत उत्साह और प्रेम सहित मनाती है। बरसी के पहले 3 दिन अर्थात 1 से 3 जनवरी तक नाम अभ्यास समागम रचा जाता है तथा 3 जनवरी रात 8 बजे से रैन सवाई कीर्तन आरंभ होता है।
भोग 4 जनवरी सुबह 4 बजे डाला जाता है तथा इसके बाद श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत एक बड़े पंडाल में दीवान सजाए जाते हैं ताकि बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें के मुख वाक की सफलता हेतु वाहेगुरु जी के उपदेशों और महापुरुष अध्याय 113 पुरातत्व इतिहास रामपुर खेड़ा। भौगोलिक स्थिति रामपुर खेड़ा का ध्येय यानी टीला होशियारपुर से दसूहा, मुकेरिया और पठानकोट जाने वाली जरनैली सड़क पर 18 मील की दूरी पर गांव माछिया के ढलान की ओर कोई 2 से लगभग फरलांग पर स्थित है, जो जिला होशियारपुर, सब तहसील और थाना भूंगा में पड़ता है। 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेज राज्य के समय यह ध्येय यानी माउन पहले तहसील दसूहा में स्थित था। संसार के नक्शे और इस पुरातन और ऐतिहासिक ध्येय की स्थिति यानी लोकेशन 32 डिग्री 5 सेंटीमीटर लैटिट्यूड चौड़ाई और 30 डिग्री 58 इंच लंबाई पर है। स्थानिक तौर पर यह ध्येय चढ़ती ओर से गांव माछिया, पश्चिम की ओर से गांव गोविंदपुर, ढलान की ओर से गांव भाला और दक्षिण की ओर से गांव तलवंडी जिट्टा से घिरा हुआ है। इस ध्येय की सीमाएं परोक्त गांव से लगती हैं, पर सरकारी कागजों यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में गोंदपुर गांव की सीमा में है, जो अंग्रेज सरकार के पंजाब के सूबे की जीत के पश्चात बंदोबस्त के समय आया था। इस ध्येय के इर्द गिर्द के गांव की मौजूद हदबंदी सन 1853 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने पंजाब के पहले बंदोबस्त के समय की थी। यह सीमाबंदी टोडरमल अकबर बादशाह के वजीर की सीमाबंदियों के आधार पर हुई थी, पर अंग्रेज सरकार की जमीन का बंटवारा वजीर बंदोबस्त के स्थित विस्तार और पक्के ढंग वाली थी, जो भारत के आजाद होने के समय से आज तक वही सिस्टम चला आ रहा है। इतिहास रामपुर ध्येय का नाम उतना ही पुराना है जितना पंजाब और भारत के अन्य पुरातन ध्येय हैं। ध्येयों के इतिहास समय समय के दुख सुखों की घटनाएं फिल्मों की झलकियों की तरह हैं, जिनके गर्भ को ढूंढने से हर समय के इतिहास, समाचार, धार्मिक, भवन निर्माण और अन्य हर समय की रंगत के हूबहू तस्वीरें निकल आती हैं। पुरातन के माहिरों ने ध्येय की खुदाई करके समय समय की घटनाओं को क्रमबद्ध करके पूर्ण इतिहास को जीवित किया है। पंजाब और भारत में ही नहीं बल्कि संसार के कोने कोने में सरकारों और वैज्ञानिकों ने ध्येय की खुदाइयों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर गत सदियों में हुए लोगों के रहन सहन, धर्म युद्ध, फसल बाड़ी और जीवन के हर पक्ष पर रोशनी डाली है। इस ध्येय के गर्भ में बहुत कुछ छिपा प्रतीत होता है, जो बाकायदा खुदाई यानी रेगुलर एक्सकावेशन से ही पता चल सकता है। यह बात विश्वसनीय है कि किसी समय इस ध्येय का घेरा 150-120 एकड़ में था। पूर्व और पश्चिम की तरह 2 नदियां बहती थीं, जिनके निशान आज भी मिलते हैं, जिनका निर्मल जल यहाँ के जीवों और पशुओं के जीवन की हर जरूरत को पूरा करता था। दोनों नदियां शिवालिक की पहाड़ियों में से सारा साल बहती रहती थी, पर हजारों साल के लंबे रास्ते में धरती पर हुई उथल पुथल ने इनके पुरातन मार्ग को बदल दिया है। अंग्रेज सरकार के रिकॉर्ड्स में इस ध्येय को
कुहना लिखा है, जो फारसी भाषा का शब्द है। अर्थ है पुराना, बूढ़ा, टूटा और सूखे हुए पेड़ जैसा रुंड मुंड। जिला होशियारपुर के थे। इस इलाही पुस्तक के विस्तार को लंबा न करने के ख्याल से इस टीले के इतिहास को होशियारपुर जिला के थेहों तक ही सीमित करना मुनासिब होगा। जिला होशियारपुर के सिरमौर थेहों में से ढोलवाहा और अजड़ाम पुरातन हैं, जिनकी महत्ता भारतीय थेहों की स्थैक से जुड़ती है। दूसरे दर्जे के इस जिले में थेहों में से जहूरा, रामपुर खेड़ा और दसूहा के थे आते हैं। होशियारपुर से 15 मील और हरियाणा से 9 मील शिवालिक पहाड़ों के चरणों में स्थित गांव ढोलवाहा से बहुत पुरातन समय की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जैसे हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां, राजाओं की मूर्तियां, मोहरे, मंदिर और हथियार। पंजाब सरकार पुरातत्व विभाग आज भी इस थे की खुदाई करवा रहा है। अजड़ाम का थे होशियारपुर से फगवाड़ा जाने वाली सड़क गांव अहराणा कला की पश्चिम की ओर 2.5-3 मील पर स्थित है, जो ढोलवाहा के थे से भी पुराना प्रतीत होता है। यहाँ मौर्य और गुप्त बादशाहों से भी बहुत पहले के पैसे, सिक्के, मोहरे, मूर्तियां, हथियार और ढेरी हुए पड़े इंसानों और पुरुषों के अस्थि पिंजर मिले हैं। जहूरा का ढे जालंधर और दसूहा वाली सड़क के पश्चिम की तरफ टांडा उड़मुल से 3-4 मील पर दक्षिण की ओर स्थित है, पर यह ढे रामपुर खेड़ा से बहुत कम पुराना है, जिसमें से सिर्फ लगभग 200 साल की पुरानी वस्तुएं मिली हैं। रामपुर खेड़ा थे। उपरोक्त सभी थेओं में रामपुर खेड़ा ढे की अलग ही बात है। पंजाब के सभी पुरातन थेओं में से यह थे श्रापित थे है। श्रापित थे इसलिए कहा जाता है कि किसी समय अचानक ईश्वरीय प्रकोप ने इस गांव को गर्क कर दिया था, जो कई सदियों गुजर जाने के बाद भी बाकी के संयुक्त पंजाब के थेओं की तरह इस थे पर फिर बसना नहीं हो सका। ईश्वरीय प्रकोप को ईश्वर का नाम ही दूर कर सकता है, जो सचखंड वासी संत बाबा हरनाम सिंह जी की घोर तपस्या के कारण यहाँ फिर बसना हो सका है। रामपुर खेड़ा का ध्येय महनजोदड़ो यानी मुर्दों की बस्ती सिंध पाकिस्तान के ध्येय की तरह ही अचानक गर्क हो गया था। संत बाबा हरनाम सिंह जी ने समय समय पर इस ध्येय अंदर गर्क हुई रूहों और अन्य कई घटित घटनाओं का जिक्र खुले तौर पर अपने सेवकों के पास किया था, और इनकी झलक साफ साफ इस पुस्तक में संत बाबा सेवा सिंह जी ने भी अंकित की है। भारत की यह बदकिस्मती रही है, मुसलमानों के समय के रिकॉर्ड संभाले नहीं गए। स्वाभाविक ही हिंदू राजाओं के समयों के हालात इस तरह दर्ज हुए नहीं मिलते जैसे मुसलमानों के समय के। मुसलमान, अंग्रेज और यहूदी कौमें इतिहास को पक्के तौर पर लिखती और संभालती आई हैं, जिसकी भारत में हर समय कमी रही है। सिर्फ अकबर बादशाह के समय भारतीय इतिहास को पहला मौका मिला, जबकि अकबर के दरबारियों ने भारतीय जीवन के हर तथ्य का रिकॉर्ड कायम किया। आईने अकबरी के रचयिता वजीर अफू फजल का पहला गैजेटियर ऑफ इंडिया है, जिसमें भारत के हर सूबे की जमीन, पहाड़ों और नदियों नालों को मापा, जमींदारों को सरकारी पट्टे देकर जमीनों और जायदादों के मालिक बनाया, जो भारत के लिए अकबर बादशाह की एक हमेशा के लिए देन थी। अंग्रेज सरकार ने मुगल बादशाहों के ढांचों को भी थोड़ा बहुत सुधार करके जारी रखा। अंग्रेज सरकार का आगमन। अंग्रेज सरकार ने पंजाब के सूबे को पक्के तौर पर 1849 ईस्वी में अंग्रेज हुकूमत में शामिल किया था, पर 1846 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों की पहली लड़ाई के समय दरिया ब्यास तक का पंजाब अंग्रेज सरकार के पेट पड़ चुका था। पंजाब के सभी जिलों में से सबसे पहले जिला होशियारपुर का बंदोबस्त 1852 ईस्वी में किया था। इस बंदोबस्त के समय माल महकमे के बहुत तजुर्बे का अफसरों को यह काम संभाला गया था, जिनकी देखभाल डिप्टी कमिश्नर खुद करता था। बंदोबस्त के समय हर गांव की जमीन हर मालिक को उसके हिस्से मुताबिक सरकारी तौर पर दर्ज की गई, जिसका पुरातन रिकॉर्ड आज तक चला आ रहा है। इस मौके और जायदाद के बंटवारे के साथ साथ एक बहुत ठोस कार्य यह हुआ कि हर गांव के सरकारी रिकॉर्ड को बनाने के समय उस गांव के बड़े बूढ़ों के पास से दर्ज किए गए हर तथ्य की जांच करवाई, और साथ ही उस गांव के इतिहास को उस गांव और इलाके के समझदार लोगों के पास से दर्ज किया
कि वह गांव कब किसने किस समय आबाद किया था। इस गांव की पवित्र जगहों जैसे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों और थेयों का हाल भी दर्ज करवाया गया था। तलवंडी जट्टा, जो उस समय पोटे जट्टा का गांव था, के पंचों ने रामपुर खेड़ा धे के बारे में इतना ही बताया कि इस गांव के तलवंडी जट्टा के पश्चिम की ओर 400 कदमों की दूरी पर एक थे है जो बड़ा घना थे है, गैर आबाद है। यह बयान 1852 ईस्वी का है। दंत कथा। एक बात सुनने में आई है कि रामपुर खेड़ा का धे ईस्वी सदी से 300 साल पहले खुशहाल बस्ता गांव था। होशियारपुर इलाके के 4 राजाओं की रियासतें नंदाचौर, अल्लाचौर, बल्लाचौर और गुणाचौर के समय इस खुशहाली से बसते गांव का धे पड़ चुका था। चौर के अर्थ हैं ताज, तख्त, गद्दी, कनोपी। यह 4 राज्य समकालीन हुए हैं और महाभारत के युद्ध के समय भी आबाद थे। पांडवों ने हार जाने के पश्चात इसी जिले में ही वनवास काटा। लिखित, अलिखित और दंत कथाओं अनुसार वे काफी समय दसूहा, गढ़दीवाला, रामपुर खेड़ा, ढोलवाहा, नंदाचौर, भाम, लसाड़ा में आम विचरते रहे। रिकॉर्डों में आई यह बात स्पष्ट है कि महाभारत के युद्ध में पराजित होकर पांडव 13 साल दसूहे के राजा विराट की सेवा में रहे थे और इन 13 सालों में होशियारपुर के इलाके में ही रहे। दसूहा के वासी आज तक दसूहा को विराट की नगरी कहते हैं। विराट राजा बहुत धर्मात्मा, प्रजा पालक और बड़ा योद्धा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। लोग उसकी देवताओं की तरह इज्जत मान करते थे। यह रिवाज राजा विराट की महानता और सर्वप्रिय होने का प्रतीक। दसूहा मुगल राज्य में भी राजनीतिक महत्ता वाली जगह रही है। अकबर बादशाह के समय में होशियारपुर और बजवाड़ा अभी अस्तित्व में ही नहीं आए थे। बाबर के हमले तक यह इलाका चंद्रवंशी राजपूतों के अधीन रहा, जिसके वंशज सन 1947 तक छोटी मोटी रियासतों के राजा रहे। मुसलमान काल। भारत में मुसलमानों का राज्य चाहे 8वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी तक इस इलाके में चंद्रवंशी कुल के राजाओं का ही राज्य रहा था। फिर भी मुसलमानों का एकाधिकार शेष पंजाब और भारत की तरह इस इलाके में भी बढ़ता बढ़ता शिखर पर पहुंच गया था। अमीर तैमूर का हमला। जनवरी 1399 ईस्वी को अमीर तैमूर दिल्ली की मारकाट और लूटमार करने के पश्चात कांगड़ा के मंदिरों को गिराने और हिंदू राजाओं को लूटने के लिए दून के रास्ते रोपड़ से कांगड़े की ओर बढ़ा था। उस समय इस इलाके के लोगों की खूब भागदौड़ करनी पड़ी थी। चाहे अमीर तैमूर का धावा कांगड़े पर ही था, पर फौज के कुछ दस्ते गढ़शंकर, हरियाणा, दसूहा और पठानकोट से गुजरते हुए जम्मू के नजदीक तैमूर की फौजों को मिले थे। इन मुसलमान दस्तों में भी रास्ते में लोगों की मारकाट और लूटमार की। रिवायत यह है कि उस फौजी दस्तों में से कुछ ने इस जगह पर 2 सप्ताह गुजारे थे। इस इलाके के मुलाणों ने फौजी दस्तों को राशन पानी भी पहुंचाया था। बाबर के समय। तुजके बाबरी में यानी बाबर की स्वानिया उमरी बाबर पहले मुगल बादशाह के रामपुर खेड़ा के आसपास का इतिहास लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर की फौजें पानीपत की पहली लड़ाई 1526 लड़ने से पहले लाहौर और कनानौर के कहानुवान गुजर पर व्यास दरिया पार करके गुरुद्वारा गरना साहिब यानी अभी होंद में नहीं बना था, दसूहा के इलाके से गुजरकर रामपुर खेड़ा के थे पर पहुंची थी। ऊंची और सुरक्षित जगह देखकर किला मलौत, जिसके खंडर आज भी हरियाणा कस्बे के पूर्व की ओर 3-4 मीलों की दूर पर देखे जा सकते हैं, हमला करने से पहले सारी फौज को इस थे पर तरतीब दी गई थी। हमले से 3-4 दिन पहले किला मलौत के आसपास की वाकफियत और दौलत खां की फौज का अंदाजा लगाने के लिए बाबर बादशाह की ओर से हर ओर जासूस भेजे गए, जिनमें से हरियाणा, बजवाड़ा और इर्द गिर्द की बस्तियों के गद्दार पठान भी शामिल थे। दौलत खां की मक्कारी। दौलत खां लोधी गवर्नर पंजाब ने किला मलौत को अपनी पूरी डिफेंस लाइन बना रखा था। लाहौर से भेजकर मुगल फौजों से टक्कर लेने के लिए दौलत खां ने किला मलौत में पूरी तैयारी की हुई थी।
दौलत खां बाबर के साथ आखिरी समय भी सुलह करना चाहता था, पर बाबर ने उसकी बदनीयती, मक्कारी और गद्दारी को अच्छी तरह आजमाया हुआ था। उसकी मक्कारी, फरेब और धोखे में फंसना नहीं चाहता था। दौलत खां का ख्याल था कि बाबर इस ओर को आंखों से ओझल करके सीधा ही इब्राहिम से जा टकराएगा और दौलत खां बाबर पर पीछे से हमला करके उसे हराकर इब्राहिम के पास से काफी कुछ प्राप्त करके दोबारा पंजाब का गवर्नर बनकर किसी समय मौका मिलने पर दिल्ली के राज्य को प्राप्त कर सकेगा। बाबर तजुर्बेकार जर्नल था। बाबर कच्ची गोलियों का खिलाड़ी नहीं था। वह फरगाना से लेकर लाहौर तक मुक्त जीतकर अब सोने की चिड़िया को काबू करना चाहता था। दौलत खां रियासी खेल बाबर आलम खान और सुल्तान इब्राहिम के बीच खेलकर खुद शहंशाह हिंद बनना चाहता था। दौलत खां ने अपनी एलची बाबर के पास भेजकर कहा था कि वह जुल्मी और निर्दयी इब्राहिम सुल्तान से मुक्ति चाहता है और इस लड़ाई में वह अपनी फौजों से बाबर की मदद करेगा। दूसरी ओर सुल्तान इब्राहिम से कहता था कि मुगलों का राज्य भारत में कायम नहीं होने दिया जाएगा। त्रिकोणी टक्कर। दौलत खां दिल्ली की बिगड़ी हुई राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। इब्राहिम ने सभी जर्नैलों, गवर्नरों और अन्य रसूल वाले अफगानों से बिगाड़ी हुई थी। बहुत सारों को बेइज्जती व जलील करके जेलों में फेंक रखा था। उसका चाचा आलम खां उसके विरुद्ध बगावत किए बैठा था और बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुला भेजा था। दौलत खां अंदर ही अंदर से इब्राहिम का दुश्मन था और आलम खां को भी बड़ा दुश्मन समझता था। उसने भी बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुला भेजा था, पर अंदर से बाबर की पूरी मुखालफत करता था। दौलत खां लोधी का पुत्र गाजी खां किला मलौत का गवर्नर था, जो अम्ब के इलाके के राजपूतों से विवाहित था। यहाँ राजपूतों की मदद से गाजी खां बाबर के हमले के समय किला मलौत से भाग निकला और दिल्ली पहुंचकर इब्राहिम से जा मिला था। गाजी खां का परिवार मलौत के किले में ही था। अफगानों और मुगलों के बीच घमासान युद्ध हुआ। भारतीय इतिहासकार मुगल राज्य की बुनियाद इसी लड़ाई की जीत को कहते हैं, क्योंकि दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी की हार भारतीय अफगान राज्य को बड़ी चोट थी। किला मलौत की लड़ाई। किला मलौत की लड़ाई की कमान बाबर को खुद करनी पड़ी थी। दौलत खां ने इस किले में ज्यादा से ज्यादा फौज, दारू, सिक्का और हथियार रखे हुए थे। इस किले में लोधियों का बहुत बड़ा पुस्तकालय और धन दौलत जमा किए हुए थे। घमासान लड़ाई के कुछ समय पश्चात दोनों तरफ के फौजी किले में रखे हुए धन दौलत और कीमती सामान को लूटने लग पड़े। बाबर को खुद कुछ लुटेरों को मार कर धन दौलत की रखवाली करनी पड़ी थी। दौलत खां को हारना पड़ा। मुगल फौज के जर्नैलों ने दौलत खां को उसकी दोनों तलवारों, जो वह अक्सर पहना करता था, बाएं और दाएं कंधों पर लटकाकर बाबर के सामने पेश किया। बाबर ने पूछा, तू मदद करने का वादा करके बागी हो गया? तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मेरी भूल क्षमा करके अपना गुलाम बना लिया जाए। मेरी भूल क्षमा करके अपना गुलाम बना लिया जाए। दौलत खां ने यह जवाब दिया। किला मलौत की जीत के पश्चात, जीत की प्राप्ति के पश्चात बाबर ने फुर्ती से कार्यवाही करते हुए दौलत खां को किला सुल्तानपुर लोधी में कैद में डाल दिया। मलौत किले की प्राप्ति और दौलत खां लोधी को कैदी बनाने के पश्चात बाबर बादशाह ने तत्काल तौर पर अफगान फौज के अफसरों को कैदी बनाकर इस किले के एक कोने में बंद करके बाकी फौजियों को, जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली थी, रिहा कर दिए गए और कुछ कत्ल कर दिए गए। किले की बहुमूल्य लाइब्रेरी धन दौलत, कीमती कपड़ा और अन्य जरूरत का सामान खच्चरों, घोड़ों और बैलगाड़ियों पर लादकर अपने बड़े पुत्र मिर्जा कामरान को सूबा पंजाब का गवर्नर बनाकर लाहौर भेज दिया। यहाँ का प्रबंध अपने सबसे छोटे पुत्र मिर्जा अस्करी को संभलवाकर आप फिर मुगल फौज को तरतीब देकर शिवालिक की पहाड़ियों से दून के रास्ते रोपड़ पहुंचकर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसने में मशगूल हो गया। रामपुर थे का फौजी कैंप।
किला मलोत के कूच करने के समय 2 मुगल फौजी दस्तों का कैंप जो धेर रामपुर में स्थित था को मिर्जा कामरान की फौज के साथ लाहौर जाने के लिए आदेश दिए गए। मिर्जा कामरान को लाहौर की ओर वापसी पर थे रामपुर के कैंप में नंदा चौर, हरियाणा, घोड़ेवाहा, टांडा उड़मुड़ और चटालों के नारू मुसलमान राजपूतों ने प्यार से और सत्कार से आदर सम्मान किया था। नारू राजपूतों ने मिर्जा कामरान को दरिया ब्यास को पार करने के लिए पूरा सहयोग दिया था। अकबर बादशाह हरियाणा में अकबर बादशाह के वजीर अबुल फजल की रचित अकबरनामा जिल्द 2 में जिक्र आया है कि बैरम खान ने अकबर बादशाह के खिलाफ बगावत की। अकबर की फौजों ने बैरम खान को तलवाड़ा में आखिरी हार दी थी। दिल्ली से फौजों के साथ बागी बैरम खान का पीछा करता करता अकबर हरियाणा पहुंचा था। कैदी बैरम खान 2 दिन रामपुर थे पर रह रहा था। समकालीन इतिहासकारों ने संक्षेप तौर पर बयान किया है कि कैदी बैरम खान ने रमणीय परंतु वीरान पड़ी जगह पर 2 दिन क़याम दौरान नमाज़े मगफरत यानी मुआफी छुटकारा गुजारी थी। हरियाणा से एक फौजी दस्ता बैरम खान को इस थे से लेने आया था। इस थे से बैरम खान भीगे नेत्रों से अकबर की हजूरी के लिए गया था। अकबर की दरिया दिली। बैरम खान ने अकबर को गोदी में लेकर खिलाया, पढ़ाया और पालन पोषण किया था। हुमायूं के भारत से 14 सालों के देश निकाले समय मुगल राज को फिर भारत में स्थापित करने वाला वफादार जर्नैल बैरम खान था, जिसने बच्चे अकबर को बाप बनकर पाला पोसा था। वहीं बैरम खान को जंजीरों में जकड़ा हुआ और कैदी हुआ देखकर अकबर बादशाह की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। बैरम खान की जंजीरें फौरन तोड़वाई गईं। अदब से उसको बराबर कुर्सी पर बैठाया गया। अपने महान और वफादार बागी जर्नैल को हरियाणा में माफ करने उसको मक्का शरीफ जाने का हुक्म देकर अकबर खुद रामपुर खेड़ा, काहनूवार और कलानौर होता हुआ लाहौर पहुंचा था। समकालीन मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार इससे पहले भी अकबर रद वाली आहिद थी। सिकंदर सूर को पठानकोट के पास हराकर दिल्ली को और वापसी के समय एक रात और दूसरे दिन की दोपहर गुजारकर हरियाणा अभी पहुंचा ही था कि दिल्ली से दूत हुमायूं बादशाह की मौत की खबर लेकर पहुंचा। हरियाणा में ही अकबर बादशाह की ताजपोशी हुई थी, पर शाही ऐलान कलानौर जिला गुरदासपुर में हुआ था। जहांगीर का कैंप। तुज़के जहांगीरी में जिक्र आता है कि 1613 ईस्वी के लगभग जब जहांगीर की फौजें कांगड़ा के हिंदू मंदिरों को ढह ढेरी कर रही थी, तो जहांगीर दिल्ली से तफरीही तबाह और सरकारी दौरे पर जम्मू कश्मीर की ओर आया था। इस दौरे के समय रोपड़, गढ़शंकर, बजवाड़ा, हरियाणा, गर्दीवाला, दसूहा और पठानकोट से होता हुआ कश्मीर पहुंचा था। इस दौरान जहांगीर का फौजी कैंप जैसे कि हाथी, घोड़े, खच्चर आदि इसी थे पर ठहरे थे। इस इलाके के मुसलमान नारू राजपूत बादशाहे वक्त के पास शिकायतें और बहुत सारा माल आदि लेकर इस थे पर ही मिले थे। शिकायतों के निपटारे मौके पर ही कर दिए गए थे। हरियाणा, नंदाचौर आदि के मुसलमानों को जहांगीर ने सिरगल धर्म फंड में बढ़ोतरी की थी। जमींदारों को पट्टे दिए गए, जिनमें गोंदपुर के कालकट जट भी थे। इन सब का वर्णन शाही फुरमानों की सूची में दर्ज है, जिनको रोज नामचा भी कहा जाता है। सिख राज्य के समय। सिखों के राज्य 1734 से 1849 में ही रामपुर थे पर समय समय सिंह घुड़सवार यहाँ के बरगदों और पीपलों की सघन छाया की मौज प्राप्त करते रहे थे। खास तौर पर जब सिंह घुड़सवार वैरी के हमलों और आषाढ़ ज्येष्ठ की धूप में थे के दोनों ओर बहती नदियों में स्नान करते और घोड़ों के कमर कस्से खोलकर नदियों में स्नान कराते थे। सिख मिसलों और महाराज रणजीत सिंह के राज्य के समय इस थे के आसपास दूर दूर तक घास बहुत थी और घने जंगल होने के कारण सिंहों की छावनी के लिए बहुत सुरक्षित जगह थी। इन्हीं दिनों में गर्दीवाला के सरदार मनसा सिंह सहोता ने अपनी सरकारी कायम की थी। सरदार मनसा सिंह गर्दीवालिये
का वह समय था जब फैजलीपुरिया मिसल के सरदार ने तहसील होशियारपुर के गांव पट्टी को जीता था और सरदार करोड़ा सिंह ने हरियाणा और शाम 84 को अपने कब्जे में किया था। फगवाड़ा का चौधरी हुकूमत राय था। सरदार मनसा सिंह को गर्दीवाला की चौधर विरासत में मिली थी। वह ऐश आराम की मस्ती में सरकारी कर न दे सका, जिस कारण उसको लाहौर में जेल की हवा भी फांकनी पड़ी थी। सरदार मनसा सिंह लाहौर की जेल में से भगोड़ा होकर डलेवालिया मिसल में शामिल हो गया और फिर अपने इलाके का आजाद सरदार हो गया था। उसका पोता सरदार मेहताब सिंह अहलूवालिया मिसल के सरदार फतेह सिंह के साथ मिलकर अपने इलाके की ओर बढ़ रहा था। जब कांगड़े का राजा संसार चंद दुआबे को जीतना चाहता था तो सरदार मेहताब सिंह डरोली के मोर्चे में लड़ता शहीद हो गया था, पर राजा संसार चंद हार खाकर भाग गया था। इन दिनों की बात है कि गांव बाहला के वासी भूख और गरीबी के मारे हुए गांव को छोड़ गए और किसी और जगह जाकर बस गए थे। इस उजड़े गांव में गर्दीवाला के सरदार ने जट्टों के बसने के लिए गांव बाहला में जगह दी थी और गांव का नाम पहले वाला ही चलता रहा। सरदार बघेल सिंह के घुड़सवारों ने काफी समय रामपुर थे को छावनी बना रखा था। यह थे एक बड़ा फौजी कैंप था जो आने जाने वाली आवारा टोलियों के लिए आराम गृह था। सिख मिसलों के समय यह थे भगोड़े सिखों के लिए उपयुक्त था क्योंकि यह बहुत सुरक्षित था। इस इलाके के नारू मुसलमान राजपूत सिखों को अंदरूनी सहयोग देते थे। सिखों के पहले और दूसरे घल्लूघारों के समय कुछ सूबेदार लाहौरों की ओर से सिखों के विरुद्ध हुई जातियों के कारण पूरी हमदर्दी रखते थे। यह बात विश्वसनीय है कि इस इलाके के मुसलमान राजपूतों ने इस थे पर सिंहों को राशन पहुंचाया और घोड़ों को दाना पानी भी दिया। अंग्रेज सरकार का समय 1808 ईस्वी से ही अंग्रेज सरकार ने पंजाब, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के हर रास्ते पर नक्शे दरिया और नदी नालों की जानकारी खुफिया तौर पर ठोस सबूतों पर आरंभ कर दी थी। इसी संबंध में एक अंग्रेज यात्री मिस्टर थॉमस बील ने 1829 ईस्वी के लगभग दिल्ली से जम्मू कश्मीर को पानीपत, करनाल, अंबाला, बनूड़, रोपड़, बल्लाचौर, गढ़शंकर, होशियारपुर, हरियाणा, गर्दीवाला, दसूहा, मुकेरियां और पठानकोट के रास्ते पैदल श्रीनगर पहुंचा था। उसने इस सफर वाले रास्ते को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट अंग्रेज सरकार को भेज दी थी, जो पहले बहुत गुप्त रखी हुई थी, पर पंजाब को अंग्रेज राज्य का हिस्सा बना लेने के पश्चात वह रिपोर्ट सफरनामा की शक्ल में छाप दी गई थी। इस रिपोर्ट का कुछ हस्तलिखित हिस्सा पंजाब स्टेट आर्काइव्स पटियाला में भी पड़ा है। इस यात्री ने स्वाभाविक ही रास्ते से गुजरते गुजरते इस थे के बारे में लिखा है। रामपुर खेड़ा थे एक छोटी सी ऊंची और बहुत रमणीय जगह है, जिसको स्थायी लोग रामपुर खेड़े का थे कहते हैं। बहुत सख्त जगह कही जाती है। एक दो व्यक्ति यहाँ रात नहीं गुजार सकते, पर अक्सर फौजी कैंप चला आ रहा है। बहुत ऊंची जगह सुनी जाती थी, पर समय के लंबे रास्ते में वर्षा, फौजों के समय समय लगते कैंपों ने ऊपरी तहों को नीचे लाया है। बोहड़ों और पीपलों की ठंडी हवा ने कहीं तपती रूहों को शीतल किया है। डॉक्टर बख्शीश सिंह निज्जर।